आप खुद इस बारे में गवाही देते हुए होंगे कि हां, हमने ऐसा होता देखा था। क्या होता देखा था? पूरी कहानी, एक पूरी कहानी की लाइन में आप सुनने वाले हैं। और इस कहानी को फिलहाल के लिए केवल इतना मान लो कि किसी राजनीतिक पार्टी को किसने कितना पैसा दिया, अगर ये देश में उजागर हो जाए तो सोचिए ये कितनी बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज होगी। आप में से बहुत सारे लोग भारत की वर्तमान राजनीति में कांग्रेस और अपोजिशन को आरोप लगाते हुए देखते आए हैं कि अंबानी और अडानी अक्सर नाम लिए जाते रहे हैं कि इनकी तरफ से सरकार को फायदा पहुंचाया जाता है और सरकार के द्वारा इनको फायदा पहुंचाया जाता है। आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में अगर सुप्रीम कोर्ट कूद पड़े और वो आकर यह कहे कि एक तारीख बता रहे हैं कि मध्य मार्च तक आपको यह बताना है कि किसने कितना पैसा दिया, तो फिर खेला कुछ और ही होता है। लेकिन यह पैसा कैसे दिया, आज के सेशन में इस बारे में जिक्र होगा, क्योंकि पैसा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का पता होना आपको जरूरी है। अब यह इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी को मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि बना लेते हैं ताकि इस कहानी में आप इन्वॉल्व हो सकें, इस पूरी कहानी को ढंग से समझ सकें। देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र है तो भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियां राजनीति को लीड करने के लिए हैं। भाई, राजनेता का काम राजनीति करना, टीचर का काम शिक्षण देना है, डॉक्टर का काम चिकित्सा देना है, ऐसे ही सबका अपना अपना काम है। लेकिन बाकी सारे व्यवसाय हैं। व्यवसाय मतलब शिक्षण है तो शिक्षण की भी एक दान दक्षिणा होती है, फीस से लोग पैसा कमाते हैं, डॉक्टर फीस से पैसा कमाता है, लॉयर पैसा कमाता है। राजनीतिक पार्टी कभी भी ये नहीं कहती कि हम जब राजनीति कर रही होंगी तो पैसा कैसे कमाएंगे। पैसा कैसे कमाएंगे से क्या मतलब है? सरकार में घुस गए, सरकार के मंत्री बन गए, सरकारी सुविधाएं मिल गई, सरकारी तनख्वाह मिल गई, वो तो सबको दिखता है। लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव में खड़ी कैसे रह पाएगी, इसके लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत होती है। अब यह फंडिंग क्या होती है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जब हम इस चीज को आगे बढ़ाएं तो ऐसे समझिए, आज अगर हम कोई छोटा सा कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, आप और हम, अब इसको थोड़ा तसल्ली से सुनिएगा, इस पूरी कहानी को आप थोड़ा विस्तार से समझने वाले हैं और बहुत तसल्ली से सुनिएगा, तब जाकर के इस कहानी में आनंद आएगा। आनंद के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा व्यवहारिक रूप में चलिए और समझिए। अगर आप अपने घर पर कोई जगराते का कार्यक्रम रखें या कोई खाने पीने का छोटा पार्टी जैसा कोई कार्यक्रम रखें, उसमें भी 10, 20, 50 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर 100-200 लोगों का खाना रखा है, 500 रुपए थाली के हिसाब से भी खाना रखा है, 1,50,000 रुपए खर्च होना कॉमन बात है। लेकिन विचार कीजिए कि जब कोई राजनीतिक पार्टी एक बड़ा सा आयोजन करती है, बड़े से आयोजन का मतलब, अब सोचिए प्रधानमंत्री की मीटिंग का आयोजन किया जाना है। प्रधानमंत्री की मीटिंग होने वाली है, लाखों लोग आने वाले हैं, बड़ा सा टेंट लगने वाला है, भव्य होर्डिंग पोस्टर लगने वाले हैं, गाजे बाजे से अखबारों में विज्ञापन आने वाला है। कोई भी एक भी प्रकार का आयोजन अगर आप सिंपल लेमैन लैंग्वेज में भी काउंटिंग करने लगेंगे तो कम से कम 10 करोड़ रुपए का ऑन पेपर जाके बैठता है। अब आप चूंकि इस बात से अनभिज्ञ हैं, हो सकता है कभी आपने इस प्रकार के आयोजन का खुद ने कभी सफल क्रियान्वयन ना किया हो, इसलिए आप इस बात से अनभिज्ञ हो। लाख लोग आए हैं, उनको भोजन पानी देना है, घर से लाकर वापस घर भिजवाना है, उसका अखबार में विज्ञापन देना है, बड़ा आयोजन करना है, सब चीजें मैनेज करनी है और इस पूरे मैनेजमेंट में पैसा खर्च होता है। तो करोड़ से लेकर 10 करोड़ टाइप की एक खर्चा नॉमिनल होता है। ठीक है साहब। अब प्रधानमंत्री की रैली हो गई भव्य, और हमारे देश में तो यह होता है कि अगर बुलडोजर गड्ढा खोद रहा है तो उसे देखने के लिए भी जनता इकट्ठी हो जाती है। अब राजनेता बड़ा आया है तो भव्य आयोजन होना चाहिए, और भव्य आयोजन होना चाहिए तो जनता जबरदस्त तरीके से आयोजन को देखती है। अगर कोई छोटा मोटा बेचारा आकर खड़ा हो गया है और उसके पास में थोड़ा सा मतलब लटका झटका नहीं चल रहा है, इधर उधर लाइट वाइट नहीं जल रही है, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं है, तो लोग सोचते हैं नेता कमजोर है। हमारा नजरिया बदल चुका है। इसलिए अब बेचारा दूसरा जो अपोजिशन का नेता है उसकी भी मजबूरी है कि उससे बड़ा उसने ग्राउंड बुक नहीं किया, उससे ज्यादा जनता को नहीं लेके आया, तो वो उसकी खराबी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे देश में जब भी कोई सत्ता में रहा है तो अपोजिशन जिसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, उसकी मजबूरी रही है कि वो सत्ता पक्ष के सामने खड़े रहने के लिए पूरी तरह से खर्चा करे और खर्चा करके टिकी रहे।
देखिए 5 साल तक समझ में आता है विपक्ष में रहना, विपक्ष लंबा होता चला जाए 10 साल तक। और अच्छा, इससे पहले चले जाओ कि फिलहाल जब एनडीए का शासन आया 14 से, उससे पहले देखो लंबे समय तक यूपीए का शासन या कांग्रेस का शासन रहा, तो फिर अपोजिशन पार्टीज ने खुद को कैसे अपने आप के सामने स्टैंड किया होगा। यानी कि राजनीति के अंदर खर्चा देना, खर्चा उठाना एक बड़ा टास्क होता है। आज उदाहरण के लिए जैसे अपने प्रधानमंत्री की मीटिंग की बात करी, आज बात करें अगर राहुल गांधी जी यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर, न्याय यात्रा पर, इनमें पैसा खर्च होता है भाई। गाड़ियां चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, रैलियों का आयोजन हो रहा है, कार्यकर्ताओं का मोबिलाइजेशन हो रहा है, कार्यकर्ता कहीं जाकर रुक रहे हैं, भोजन पानी हो रहा है, पैसा खूब अनाप शनाप खर्च होता है। ऐसे ही नहीं आ जाता है। आज अगर आपको लगे कि आपकी सूचनाएं 10 यूट्यूब चैनल्स पर चलने लगे, 50 न्यूज चैनल्स पर चलने लगे, ऐसा नहीं होता है। इतना ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया है नहीं, पहले तो यह समझ लीजिए। इन सब में पैसा खर्च होता है। अब सवाल आता है, पैसा खर्च होता है, पैसा इन्हें मिलता नहीं है, तो काम कैसे चलता है, पैसा आता कहां से है? तो अब बेसिक सवाल आता है, पैसा आता होगा लोगों के द्वारा सहायता दिए जाने से। और यहीं पर पिक्चर में एंट्री होती है फंडिंग की। अगर आपने एक मूवी है, मैं नाम भूल रहा हूं, उसके अंदर नाना पाटेकर है, रणबीर कपूर है, वो चुनाव के ऊपर ही है, आरक्षण से पहले बनाई हुई है, मैं नाम भूल रहा हूं, राजनीति करके है, अगर मैं सही हूं तो देखिएगा, है ना। तो उस मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है कि चुनाव लड़ने से पहले राजनेता जाकर के बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों से या फिर इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलते हैं कि साहब फंडिंग दीजिए, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर आज तक की राजनीति में बड़े उद्योगपतियों के द्वारा अपने स्तर पर सहायता राजनीतिक पार्टियों को चंदे के रूप में दी जाती रही है। यह कोई नया हिसाब नहीं था। चंदे के रूप में अगर हम अपने पुराने राष्ट्रीय आंदोलन को भी याद करें तो उस समय भी बजाज साहब जो थे वो फंडिंग देने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। बड़े बड़े राजनेता जिनको भामाशाह कह के संबोधित किया जाता था कि भामाशाह ने फंडिंग दी है। अब ये जो फंडिंग का काम था, ये कई बार तो सही मायने में दी गई कि भाई राजनीतिक पार्टी को फंडिंग दी जा रही है, लेकिन अब जो सत्ता में है उसके पास तो फंडिंग ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगी, और जो अपोजिशन में है जिसके पास में काम का कोई मतलब नहीं है, वो पता नहीं सरकार में आएगा कि नहीं आएगा, उसको देने वाला भी अपने हितों की रखवाली के लिए कम पैसे देने की चेष्टा करता है। फिल्मों में इस चीज को पिक्चराइज भी काफी बार किया गया है। फंडिंग चलती आ रही थी, और फंडिंग में भारत में एक नया खेला चल रहा था, और वो खेला था कि राजनीतिक पार्टियों को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अपनी ब्लैक मनी देकर के अपने हितों की सुरक्षा कर रही थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा भारतीय राजनीति में एक इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम लाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम यह था कि पार्टी को पैसा देना है लेकिन काला धन नहीं देना है। अच्छा, अब यह काला धन क्या होता है? काला धन होता है अनअकाउंटेड मनी, यानी जो बैंक के माध्यम से नहीं पहुंचा है वो सारा काला धन है। आप कहेंगे बैंक को क्या ये अधिकार है क्या कि वो अटेस्टेड करके ये बता पाए कि अब ये सफेद धन हो गया है? काले धन का मतलब है जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट ना की जा सके, तो टैक्सेशन से जिसे बाहर रख दिया जाए वो काला धन है। काले धन के माध्यम से राजनीतिक पार्टी, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स और काफी प्रभावशाली लोग राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते चले आ रहे थे। अरुण जेटली जी जब वित्त मंत्री हुआ करते थे, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, तो उन्होंने अपने स्तर पर एक प्रथा जारी की जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड, और उसमें यह कहा गया कि अगर आपको राजनीतिक चंदा देना ही है तो फिर इस तरह से मत दीजिए, जब तक, मतलब किस तरह से मत दीजिए कि आइए बैकडोर से पैसा देकर के राजनीतिक पार्टी को चंदा देकर चले गए, नहीं, इस चंदे को भी दीजिए तो प्रॉपर प्रक्रिया से देने आइए। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यह है कि आप आइए, एक सरकारी बैंक आपके सामने खड़ी है जिसका नाम एसबीआई है, देश की 29 शाखाएं हैं, वहां जाकर जाइए और अपना चंदा दीजिए। 29 शाखाओं में जाकर चंदा दो, चंदा देकर के, चंदा देना कैसे है? आप गए बैंक में पैसा जमा कराए, वहां से आपको एक रसीद मिली, चंदा दिया आपने 1000 से लेके 1 करोड़ के बीच में, आपको वहां से रसीद मिली। अब आपकी मर्जी है, उस रसीद को जाकर आप बीजेपी को देना चाहते हैं, कांग्रेस को देना चाहते हैं, टीडीपी को देना, जिस भी पार्टी को देना चाहें आप जाकर उस रसीद को दे आइए। वो पार्टी 15 दिन में जाकर बैंक से उस पैसे को कैश करा लाएगी। ये जो रसीद थी ना, इसी को बॉन्ड कहा गया, और ये बॉन्ड कहलाया इलेक्टोरल बॉन्ड। लेकिन इसमें खेला हो गया। खेला क्या हो गया? अब जब आप सत्ता में हो, सत्ता में कौन है? एनडीए। सत्ता में हो तो आपको फंडिंग ऑटोमेटिकली जो भी आदमी देने आएगा वो किस लिए देने आएगा? भाई आपका हितैषी है वो, ताकि आप सरवाइव करें, समझ में आता है।
लेकिन यह भी तो समझ में आता है कि कोई आपको फंड देने आ रहा है तो उसके पीछे उसके मन में क्या भाव है। भाई देखिए, आपको आते जाते कोई भी आकर के मिठाई नहीं खिलाता, बुके नहीं देता, अनटिल अनलेस आपके मन में उसके प्रति या तो आदर का भाव हो या फिर यह हो कि उसका आपसे कोई काम पड़ा हो। आदर की बात समझ में आती है, लेकिन कोई करोड़ों रुपया दे रहा है, 1000 करोड़ रुपया टिका दे रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है कि अगर आप पैसा दे रहे हो तो बदले में क्या चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट में यही बात डिबेट का विषय बनी हुई थी लंबे समय से कि सर यह तो अच्छा है कि राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए बैंक का उपयोग किया गया, बहुत बढ़िया, इस पर तालियां हो जाएं, शानदार काम है ये। लेकिन सर अपोजिशन इस बात का है कि जो चंदा दिया गया है, जिस व्यक्ति ने चंदा दिया है, वो बदले में चाहता क्या है, ये कैसे पता चलेगा, नंबर 1। और नंबर 2, जब चंदे की रकम उठाकर देखते हैं तो जो सत्तारूढ़ पार्टी हैं उनको दिया गया चंदा कुल चंदे का 85% है। इसका मतलब सरकार में जो है उसी को चंदा ज्यादा दिया जा रहा है। अच्छा, इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर इस तरह से देखा जाए कि वर्तमान में केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा मिला, इसका मतलब यह भी तय है कि जब से यह काम ऑनलाइन होने लगा, जब से यह काम अकाउंटिंग के माध्यम से होने लगा, तब से तो पता चला कि यहां पर केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है। जरा पीछे चलकर देखें, देश की आजादी से लेकर के पिछले 70-75 सालों में तो जिन जिन राजनीतिक दलों का शासन रहा है, निश्चित ही उन्हें भी अपने शासनकाल में राजनीतिक चंदा ज्यादा मिला होगा। यह बिल्कुल वही वाली बात है कि आपने एक सैंपल कलेक्ट किया पिछले 8-10 सालों का, जिसमें यह पता चला कि सत्तारूढ़ पार्टी को ज्यादा चंदा मिल रहा है, यह प्रूवन हो गया है। इसका मतलब यह भी तय है कि पिछले जमानों में जो भी सत्तारूढ़ पार्टी रही है उसे भी ज्यादा चंदा मिला होगा। भाई अगर x = y = z है, दैट मींस x = z है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने x = y प्रूव कर दिया है, y = z प्रूव कर दिया है, तो x ही z है, ये प्रूव करने में दिक्कत नहीं आएगी। यही खेला अब हुआ। खेला क्या हुआ कि यह बात उल्टा जाकर के वहां पर भी लैंड कर रही है कि अगर अब सत्तारूढ़ पार्टी को चुनावी बॉन्ड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो जब जब सरकार में जो रहा है उसको राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, उसको प्राइवेट कंपनियों के द्वारा फंडिंग दी गई है। अब बेचारी सुप्रीम कोर्ट इस विषय में फंस गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहते क्या हो यह बताओ। बोले सर हम ये चाहते हैं कि पब्लिक के सामने यह उजागर हो कि यह चंदा देने वाला व्यक्ति कौन है। बोले क्यों जानना चाहते हो इस बात को? बोले सर हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि हमारे देश में सूचना का अधिकार मूल अधिकार है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत आता है। इसलिए हम याचिकाकर्ता बनकर यह जानना चाहते हैं कि इन्होंने जो यह पारदर्शी सिस्टम बनाया है जिसमें ये लोग नहीं बताते कि चंदा किसने दिया, सर उसके बारे में पता करना है। बोले पता करना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो बोले क्या मसला है? सरकार को बुला के पूछा गया कि साहब आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाए क्यों थे? सरकार ने कहा सर हम लाए इसलिए थे क्योंकि नंबर 1 का पैसा अंदर आए, ब्लैक मनी ना आए। बोले वेरी गुड। अब जानकारी देना क्यों नहीं चाहते? बोले सर हम इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि हम किसी व्यक्ति की निजता का सामने खुलासा नहीं करना चाहते, प्राइवेसी का हम खनन नहीं करना चाहते। बोले कैसी प्राइवेसी? बोले सर आप ही बताओ, अगर किसी एक्स व्यक्ति को यह पता चल जाए कि मेरे बारे में वाई नामक पार्टी को पता चल जाएगा कि मैंने फंडिंग इसको दी है, तो क्या इनके बीच में दुश्मनी पैदा नहीं हो जाएगी? सीधा ही नाम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए अडानी ने फंडिंग दी थी बीजेपी को, अब कांग्रेस को ऑन पेपर यह पता चल गया कि अडानी ने कांग्रेस को बीजेपी को फंडिंग दी और हमें नहीं दी, इसका मतलब तो यह सीधा हुआ ना सर कि अडानी और कांग्रेस भविष्य के लिए दुश्मन हो गए और लोकतंत्र में एक ही पार्टी का शासन रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। राजनीतिक पार्टियां आती हैं और जाती हैं, सरकारें आएंगी और जाएंगी। आदरणीय अटल जी का यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो बोले सर पार्टियां तो आती जाती रहेंगी। अगर आपको यह पता चल गया कि जब सत्ता में थे इसने उसको फंडिंग दी थी, मुझको नहीं दी थी, क्या आपको नहीं लगता राजनीतिक द्वेष पैदा हो जाएगा? बोले हां। तो सर निजता का रक्षा करते हुए हमने यह जानकारी पब्लिक नहीं करी। तो भाई सत्ता पक्ष जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आया और जिससे सबसे ज्यादा लाभ कमाया, उसको तो अपनी तरफ का आर्टिकल मिला, आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू प्राइवेसी निकल कर आया। और जो अपोजिशन की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे थे, उनको मिला आर्टिकल 19 निजता का, वो सॉरी राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जिसे कहते हैं, सूचना का अधिकार। बोले ये आर्टिकल 19 के तहत मूल अधिकार है। अब भैया दो मूल अधिकार आपस में लड़ रहे हैं।
आपने और हमने तो बस इतना ही ज्ञान प्राप्त किया है अभी तक कि भाई अगर मूल अधिकार किसी के बाधित हो तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुरक्षा मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों पक्ष के लोग खड़े हो गए जाकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताइए क्या हो गया। बोले महाराज बात ये है, ये कहते हैं आर्टिकल 19 के तहत इनको पता होना चाहिए कि क्या सच है, और ये कहते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत ये नहीं बताएंगे कि क्या सच है। दोनों लोग अपनी जगह टिके हुए हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा याचिकाकर्ता से, अरे तुम क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं आर्टिकल 14 का पालन हो। बोले क्या है? बोले इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, सबके लिए जो हो वो समान हो, सूचना गोपनीय है तो सबके लिए है, सूचना सार्वजनिक है तो सबके लिए है। तो बोले यार गोपनीय तो अपोजिशन के लिए भी है। बोले नहीं सर, इन लोगों ने बॉन्ड जो है ना, वो बॉन्ड एसबीआई से जारी करवाया है। एसबीआई सरकारी बैंक है, यानी जो व्यक्ति बॉन्ड लेने आ रहा है उसका केवाईसी बैंक ने करवाया हुआ है। तो बैंक के माध्यम से केंद्र सरकार को तो पता है कि इस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदा है, और अगर हमको नहीं दिया है तो अपोजिशन को दिया है। तो इसका मतलब ये राइटफुली सारी जानकारी बॉन्ड देने वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं सर, लेकिन इनको कौन दिया वो हम नहीं जानते सर। ये कौन बोला? अपोजिशन वाले बोले। खेला समझ में आ रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग खेला हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। खेला क्या हो रहा है? आर्टिकल 19 वर्सेस 21 की लड़ाई चल रही है। अपोजिशन की तरफ बैठे हुए लोग कह रहे हैं सर हम जानना चाहते हैं कि ये पैसा किसको दिया गया। सरकार कह रही है हम नहीं बताएंगे किसको दिया गया। बोले सर क्यों नहीं बताओगे? बोले नहीं, प्राइवेसी की रक्षा करना आर्टिकल 21 है। बोले हमको सूचना का अधिकार है, आर्टिकल 19 है। सुप्रीम कोर्ट कह रही तुम आर्टिकल 19 वालों जानना क्यों चाहते हो? बोले सर खेला समझो, एसबीआई से बॉन्ड बिकते हैं, 29 ब्रांचें देश में जो बॉन्ड बेचती हैं, साल में 4 बार बेचती हैं। 4 बार बॉन्ड बेच करके ये लोग चले जाते हैं। अब जब ये बॉन्ड बेचकर चले जाते हैं, व्यक्ति बॉन्ड खरीदता है, जाकर राजनीतिक पार्टी को देकर आ जाता है। अब सर उस व्यक्ति ने, मतलब प्रक्रिया समझना थोड़ी सी, ये प्रक्रिया बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या कि अगर मुझे बॉन्ड खरीदना है तो मैं बैंक में जाऊंगा, एसबीआई बेचती है केवल साल में 4 बार। आप जाइए